हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में मौसम विज्ञान मेटेरियोलॉजी। पिछली क्लास हमने सीड की कंप्लीट की थी और उसके एमसीक्यू हम इस क्लास के बाद में करेंगे और उसमें सीड वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे मौसम विज्ञान। वातावरण हमारे चारों ओर गैसीय आवरण जिसमें जलवाष्प धूल के कण शामिल उसे वातावरण कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ गैसों का संगठन जिसमें धूल के कण जलवाष्प भी शामिल उसे कहते हैं वायुमंडल। फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी कोपेन। फादर ऑफ मेटेरियोलॉजी ल्यूवेक हावर्ड। फादर ऑफ इंडियन मेटेरियोलॉजी देवराज सिखा। फादर ऑफ एग्रोमेटेरियोलॉजी DN वालिया। फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेटेरियोलॉजी LA रामदास। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी के फादर कोपेन। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी के कोपेन। मेटेरियोलॉजी के ल्यूवेक हावर्ड। इंडियन मेटेरियोलॉजी के देवराज सिखा। इंडियन नाम आ गया तो हमारा इंडियन का नाम जैसे देवराज इंडियन देवराज। मेटेरियोलॉजी ल्यूवेक हावर्ड, ये विश्व में हो गई। विश्व में तो नाम ऐसे ही होते हैं जैसे ल्यूवेक हावर्ड। इंडिया का नाम देवराज सिखा। एग्रो मेटेरियोलॉजी ये है एग्रीकल्चर वाला। एग्रो मेटेरियोलॉजी DN वालिया और इंडियन मेटेरियोलॉजी रामदास। इंडिया आ गया तो राम आ गया, इंडिया राम। इंडियन मेटेरियोलॉजी का LA रामदास। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत के आधार पे पूछा है, वॉल्यूम के आधार पे नहीं, प्रतिशत के आधार पे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9, CO2 0.033%, 0.033%, जलवाष्प 0 से 4%, आर्गन 0.93%। वॉल्यूम के आधार पे नाइट्रोजन 75, ऑक्सीजन 23.1 और CO2 0.04%। मौसम विज्ञान के जनक ल्यूवेक हावर्ड। वायुमंडल की ऊंचाई 1600 से 3000 किलोमीटर मानी जाती है। आधा वायुमंडल 6 किलोमीटर यानी 18,000 फुट की ऊंचाई से नीचा है, जबकि 99% वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के नीचे है। अब वायुमंडल का वर्गीकरण। ट्रोपोस्फेयर यानी सौरमंडल, ये सबसे नीचे का स्तर होता है। इसकी ऊंचाई 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। भूमध्य रेखा के पास 8 से 16 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर। कुल वायुमंडल का 3/4 इसी में पाया जाता है। मौसम संबंधी बदलाव जो भी होते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन इसी के अंदर होते हैं। ये कुल वायुमंडल का 3/4 होता है, 18 से 16 किलोमीटर तक होता है। औसत ऊंचाई इसकी 12 किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है, जिसे लेफ्ट स्ट्रेट कहते हैं। क्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य की परत को ट्रोपोपॉज़ कहते हैं। सूक्ष्म जलवायु इसी स्तर में देखने को मिलती है। औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, प्रारंभिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, ऊपरी सीमा का तापमान 56 डिग्री। समताप मंडल यह क्षोभ मंडल के ऊपर का स्तर है। इसकी ऊंचाई 14 से 40 किलोमीटर है। यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिसमें अब ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। क्षोभ मंडल में तापमान घटा था, इसमें समताप में बढ़ेगा। इसकी ऊंचाई 15 से 30 है, उसकी 8 से 16 किलोमीटर की, इसकी 15 से 30 किलोमीटर है। इसे ओजोन परत कहते हैं। उससे मौसम परिवर्तन होते हैं तो मौसम मंडल कहते हैं। ये 3/4 पाया जाता है और इसमें समताप व मध्य मंडल के मध्य की परत को ट्रोपोफेज कहते हैं। समताप के किसी भी तरह के मौसम संबंधी बदलाव नहीं होते, इसलिए वायुयान आदि इसी में चलाए जाते हैं। वायुयान कहाँ पे चलते हैं? समताप मंडल में। प्रारंभ का तापमान -56 डिग्री और ऊपरी सीमा का तापमान -2.5 डिग्री। फिर है मीजोस्फीयर मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर का स्तर है, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। इस स्तर में ओजोन परत नहीं पाई जाती, इसलिए ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ तापमान घटता है। इसमें तापमान घटता है। इसमें तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। क्षोभ मंडल में तापमान
घटेगा। सम तापमान, सम स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेगा तापमान। तापमान पहले में घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा। मध्यमंडल में बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। मध्यमंडल और बाह्यमंडल के बीच को ट्रोपोफेज कहते हैं। प्रारंभ में तापमान 2.5 डिग्री माइनस का और ऊपरी सीमा का माइनस का 86 डिग्री। फिर है थर्मोस्फेयर, तापमंडल। यह मध्यमंडल से लेकर लगभग 800 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल में शॉर्ट वेव की विकिरणें जैसे आयनिक ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन आदि द्वारा तापमान का अधिक अवशोषण किया जाता है, इसलिए तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। इस मंडल में हाली व गर्म गैस पाई जाती है। प्रारंभ में इसका तापमान -86, ऊपरी सीमा का 1200। इसमें भी तापमान बढ़ेगा। थर्मोस्फीयर में तापमान बढ़ेगा। फिर है बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। यह तापमान से लेकर लगभग 1600 से 3000 किलोमीटर तक पाया जाता है। तापमान इसका 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है जलवायु। मौसम के लंबे समय की औसत को जलवायु कहते हैं। सामान्य जलवायु का निर्धारण 31 सालों का औसत से होता है। जलवायु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी के शब्द की उत्पत्ति जल और वायु से हुई है। जलवायु का वर्गीकरण उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु और उपोष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु। जलवायु 3 प्रकार की होती है, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु। उष्ण समुद्र तट के आसपास पाई जाती है, उपोष्ण मैदानी क्षेत्रों में और शीतोष्ण समुद्र के आसपास पाई जाती है। अब है बादल। बादल 10 प्रकार के होते हैं। सीरस, सीरोक्यूमिनस, सीरोस्टेटस, अल्टोस्टेटस, अल्टोक्यूमिलस, स्टेटस, निम्बोस्टेटस, स्टेटस क्यूमिलस, क्यूमिलस और क्यूमिलोनिम्बस। ऊंचाई के आधार पर 20,000 फीट से ऊंचे सीरस, सीरोक्यूमिलस और सीरोस्टेटस। सीरस, ये नाम याद रख लो, आगे वाला सीरस, सीरस, ये ऊंचाई वाले बादल है। सीरस जो शीर्ष पे होता है, उससे आप ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं शीर्ष बोलते हैं, इससे याद हो जाएगा, ऊंचाई वाले सीरस। मध्यम 6500 से 20,000 फीट वाले अल्टोक्यूमिलस, अल्टोस्टेटस और निम्बोस्टेटस, ये मध्यम वाले हो गए। और कम ऊंचाई वाले 6500 से कम ऊंचाई वाले स्टेटोक्यूमिलस, क्यूमिलस और क्यूमिलोनिम्बस। इनमें क्यूमिलस याद रखना है, ठीक है। वर्षा वाले बादल निम्बोस्टेटस, जो 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, निरंतर वर्षा के साथ या बारिश या बर्फ के रूप में होते हैं। क्यूमिलोनिम्बस, इसे थर्ड क्लाउड भी कहते हैं, ओलावृष्टि की घटना होती है। मानसून अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ है नम हवाएं। समुद्र से धरातल की ओर चलने वाली नम हवाओं को मानसून कहते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की जलवायु या मानसून होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन जून जुलाई के समय आने वाला मानसून ग्रीष्मकालीन हो गया। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक तो अरब सागर मानसून यानी दक्षिणी पश्चिम मानसून, और एक बंगाल की खाड़ी का यानी दक्षिण पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी। अभी पीछे डब्ल्यू का पेपर हुआ, उसमें आया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से कितनी % बारिश होती है, तो 85% जो ऊपर बारिश होती है, किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यह मानसून अरब सागर से उठता है और भारत में सबसे पहले 1 जून को केरल में आता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम वाला। अरावली पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण मानसून हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और अरावली के अवरोध के कारण राजस्थान में उत्तरी और पश्चिम जिले में वर्षा बहुत कम होती है। किसके कारण? अरावली के अवरोध के कारण। ये दक्षिण पश्चिम मानसून ये हमारे राजस्थान में उत्तरी और पश्चिम जिलों में बारिश बहुत कम करता है, और शुष्क जलवायु पाई जाती है। बारिश नहीं होगी तो शुष्क जलवायु होगी। फिर है दक्षिण पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी से उठता है। यह मानसून अरब सागर मानसून के बाद में आता है, लेकिन भारत व गंगा के मैदानों में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। फिर है शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून अरब सागर मानसून हिमालय पर्वत से टकराकर वापस लौटते हुए समय कुछ वर्षा कर देता है, जिसे शीतकालीन मानसून कहते हैं।
शीतकालीन मानसून भूमध्य रेखा से आने वाले चक्रवात के कारण होता है। शीतकालीन मानसून में होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है। शीतकालीन मानसून की जो वर्षा है वो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, जिसे मावठ कहते हैं। धरती पर मोती की बूंदें बरसाना व गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। वर्षा रबी की फसलों के उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाती है और पाले से बचाती है। ये शीतकालीन मानसून वाली वर्षा है, ये रबी की फसलों के लिए तो उपयोगी है ही और पाले से भी बचाती है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1187 mm, ये अब भी WO के पेपर में पूछा गया था। भारत की, विश्व की और राजस्थान की। तो भारत की वार्षिक वर्षा है 1187 mm। हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देख लो, ये WO का क्वेश्चन था क्या, पर आ गया ना, तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है एक एक टॉपिक को। भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है? 1187 mm। भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम 11,871 mm और तेरापुंजी में होती है 11,777 mm। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? केरल। समय से पूर्व मानसून की अवधि भारत में मार्च मई। अब ये पूछ ले क्वेश्चन कि समय से पूर्व मानसून कब आता है भारत में? तो मार्च और मई में। समय से पूर्व वाला मानसून आता है मार्च और मई के अंदर। मार्च और मई के अंदर आता है, मार्च और मई के अंदर। कुल वार्षिक वर्षा का 10.40% योगदान देता है। अब ये मोस्ट है और ये लाइन भी मोस्ट है, ध्यान से पढ़ना हमें। समय से पूर्व मानसून की अवधि भारत में मार्च और मई में कुल वार्षिक वर्षा का 10.40% योगदान देता है। जो मानसून से पूर्व मानसून आता है वो भारत में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत योगदान देता है, क्वेश्चन पूछ ले तो 10.40%। और समय के पश्चात, ये भी जरूरी है, समय के पश्चात वाला मानसून की अवधि अक्टूबर और दिसंबर में आती है, जो कुल वार्षिक वर्षा का 13.30% योगदान देता है। पूर्व वाला तो योगदान देता है 10.40 और बाद वाला देता है 13.30% योगदान। शीतकालीन मानसून में केवल 2.60% वार्षिक होती है। शीतकालीन मानसून से केवल 2.60% बारिश होती है। शीतकालीन मानसून से हमें कितनी प्राप्त होती है वर्षा? 2.60। और ग्रीष्मकालीन मानसून से हमें प्राप्त होती है 73%। ये भी पूछ लेगी, शीतकालीन से कितनी प्राप्त होगी और ग्रीष्मकालीन से कितनी प्राप्त होगी। शीतकालीन से 2.60 और ग्रीष्मकालीन से 73.7% वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। फिर है मौसम। वातावरण में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों को मौसम कहते हैं। मौसम परिवर्तनशील होता है। मौसम की भविष्यवाणी, 3 प्रकार के भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये तीनों भविष्यवाणी जरूरी है। अल्प अवधि वाली, मध्यम अवधि और लंबी। अल्प की होती है 24 घंटे में, मध्य की होती है 3 से 10 दिन में और लंबी एक ऋतु की या एक मौसम की। अब अल्पकालीन 24 घंटे के भीतर या 1 दिन की होती है। यह भविष्यवाणी 1 दिन में 2 बार की जाती है, 1 दिन में 2 बार की जाती है। भविष्यवाणी स्थानीय मौसम केंद्र द्वारा की जाती है। पूछ ले किसके द्वारा की जाती है अल्प अवधि मौसमवाणी? तो ये की जाती है स्थानीय मौसम केंद्र द्वारा की जाती है। 25 किलोमीटर के दायरे में एक स्वचालित स्थानीय मौसम स्थापित होता है। यह योजना 2010 में आरंभ हुई थी और यह भविष्यवाणी समुद्र गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए उपयोगी है? समुद्री गतिविधियों के लिए और अंतःसस्यज क्रियाओं करने के लिए महत्वपूर्ण। ये भी दोनों पॉइंट जरूरी है, समुद्री गतिविधियों के लिए और अंतःसस्यज क्रियाओं के लिए। फिर है मध्यम अवधि 3 से 10 दिन के लिए। ये कौन करता है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। 2 बार होती है सप्ताह में, मंगलवार और शुक्रवार को। ये किसके लिए उपयोगी है? बुआई और गहाई के लिए और खेती के लिए। हमारे लिए तो एग्रीकल्चर वालों के तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि खेती के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा उपयोगी है? मध्यम अवधि वाली, जो 3 से 10 दिन में होती है। नोएडा उत्तर प्रदेश करता है, सप्ताह में 2 बार होती है, मंगलवार शुक्रवार को। बुआई और गहाई की योजना बनाने के लिए और खेती के लिए। फिर है लंबी अवधि, एक ऋतु एक मौसम की होती है। इसे करता है IMD, भविष्यवाणी भारतीय मौसम विज्ञान मौसम भवन नई दिल्ली द्वारा की जाती है। यह भविष्यवाणी कृषि की दीर्घकालीन योजनाओं के लिए उपयोगी है, जैसे फसल योजना बनाना आदि। यह किसके लिए उपयोगी है? फसल योजना बनाने के लिए। कौन करता है? IMD नई दिल्ली। और इसमें
से सर्वाधिक विश्वसनीय भविष्यवाणी अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान वाली है। पूछ ले सबसे विश्वसनीय कौन सी है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो इसमें पूछ ले सर्वाधिक विश्वसनीय कौन सी है, तो अल्प अवधि वाली है, क्योंकि वो 24 घंटे में होती है और जो 70 से 80% तक विश्वसनीय है। अब यहाँ पे आया था IMD मौसम भवन नई दिल्ली, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो IMD era इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, I इंडियन, M मेटेरियोलॉजी, D डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान। स्थापना 1875 में, कहाँ पे? कोलकाता में। ये पूछ ले कि IMD की स्थापना कब हुई, तो हमें ये नहीं करना कि 1932 में हुई, हमें करना है 1875 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। 1905 में आई थी शिमला, स्थानांतरित हो गई। 1928 में आई थी पुणे में, महाराष्ट्र में। 1932 में आई थी एग्रीकल्चर मटेरियल डिवीज़न, पुणे महाराष्ट्र में। ओके, 1928 में पुणे महाराष्ट्र में और 1932 में एग्रीकल्चर मेट्रो डिवीज़न पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर ए एग्रीकल्चर कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में। कौन सी? ए वाली, ए यानी एग्रीकल्चर कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। फिर IMD की केंद्रीय प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। 2018 में IMD का मुख्यालय मौसम भवन नई दिल्ली में। 2018 में IMD का मुख्यालय कहाँ पे बना दिया? मौसम भवन नई दिल्ली में। पूछ लिया। अब वर्तमान में IMD का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। IMD के सर्वप्रथम फर्स्ट रिपोर्टर कौन थे? F.L. ब्लेनफोर्ड। और अब IMD के फर्स्ट निदेशक है सर जॉन इलोट। ठीक है, अब थोड़ा सा ये और देख लेते हैं WMO के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता आ ही जाए। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WMO विश्व मनाया जाता है 23 मार्च को। कृषि जलवायु, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार रोजू। कृषि जलवायु फादर ऑफ एग्रोमेटेरियोलॉजी कोपेन ने 1936 में जलवायु को 5 भागों में बांटा, जिसका आधार तापमान और वार्षिक वर्षा है, जिन्होंने 5 क्षेत्रों में अंग्रेजी बड़े अक्षरों में बांटा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जैसे A उष्ण जलवायु, B शुष्क जलवायु, C शीतोष्ण जलवायु, D महाद्वीपीय जलवायु और E द्वीपीय जलवायु। ये हमने एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था तो वो हमने देख लिया है, पता नहीं क्वेश्चन आ ही जाए। फिर है मौसम के अवयव। मौसम के अवयव वातावरण की ऐसी अवस्था जो फसल उत्पादन के लिए लाभदायक होती है, उसे मौसम की अनुकूल अवस्था कहते हैं। जैसे पहला अवयव है प्रकाश। पौधे की वृद्धि के लिए प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, मृदा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश होता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश अवधि या दीप्तिकालीनता, पौधे में पुष्पन के लिए जितने प्रकाश काल की आवश्यकता होती है उसे दीप्तकालिता कहते हैं। एक होता है दीप्तकालिता, एक होता है बसंतीकरण, ये उसमें जेनेटिक्स में है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होता। दीप्तकालिता क्या होता है कि पौधे में पुष्पन के लिए प्रकाश चाहिए, और उसमें बसंतीकरण वाला है पुष्पन के लिए तापमान की आवश्यकता, और यहाँ पे है प्रकाश, ये ध्यान रखना। पौधे में पुष्पन के लिए जितना प्रकाश चाहिए उसे कहते हैं दीप्तिकालिता। अब शॉर्ट डे प्लांट, इसमें शॉर्ट डे में एग्जाम्पल है मूंग, उड़द, चवला, ज्वार, बाजरा, गवार, चावल, सेमफली, गन्ना। दीर्घ दिवस लॉन्ग डे प्लांट गेहूं